बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I am back again with another very interesting episode of Sayydat Global Talk Show. आज मेरी मेहमान है डॉक्टर इरम खान। वेलकम टू द शो माय डियर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड इट्स सच अ बिग ह्यूज प्लेटफॉर्म और मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि ये इंटरव्यू बहुत सारे लोग देखेंगे एंड होपफुली जो भी इसमें इंफॉर्मेशन होगी वो लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। Sure, inshallah ta'ala. Pleasure is all mine, my dear. That besides your very busy schedule, you accepted my request to appear as a guest speaker in my talk show. May Allah bless you for this. Alhamdulillah. एनी टाइम Alhamdulillah. जी, आई वुड लव टू कम बैक अगैन अगर ये वाला एपिसोड हमारा अच्छा जाता है इंशाल्लाह, और अगर इससे लोगों को अवेयरनेस मिलती है बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ साइकोथेरेपिस्ट। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, MBBS मैंने किया। इसके बाद आई गॉट मैरिड, हैड चिल्ड्रन, तो थोड़ा सा ब्रेक आया 7-8 साल का, एंड देन आई डिड माई डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड एडवांस डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी CPCAB UK से। सो वो करने के बाद जब ऑब्वियसली जब इस फील्ड में आई थेरेपी में, काउंसलिंग में, तो ये आइडिया हुआ कि मेंटल हेल्थ कितना बड़ा टैबू समझा जाता है हमारे, सिर्फ हमारे पाकिस्तान में भी नहीं, इनफैक्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसके लिए हेल्प लेना इतनी अच्छी बात नहीं समझी जाती। लोगों ने इसके लिए डिफरेंट किस्म के टर्म्स रखे हुए हैं, लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। और स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्रेशन टू इट्स अ ह्यूज फील्ड स्पेक्ट्रम है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स का, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया और बाकी चीज़ें भी आती हैं, हज़ारों चीज़ें। सो दिस प्लेटफॉर्म इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज इश्यूज एज ओपनली एज वी कैन, ताकि हम सबको समझ आए, स्पेशली हमारी जनरेशन को, ताकि हम वी कैन डू लाइक अ बेटर पेरेंटिंग एटलीस्ट, कि हम अपना जनरेशनल ट्रॉमा ट्रांसफ़र ना कर सकें अपने बच्चों में। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएंगे इस वक्त आप वेयर आर यू लोकेटेड नाउ? I am located in Peshawar, Pakistan right now. I work simultaneously in Islamabad and Peshawar. ज़्यादातर काम हमारा मेरा जो है वो ऑनलाइन है। अब जब से कोविड आया था उन दिनों के बाद से ये हो गया कि जो सेशंस हमारे होते थे अपने क्लाइंट्स के साथ, तो वो ऑनलाइन हो गए। अब फिजिबिलिटी ऐसी है कि जो मेरे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उनके टाइमिंग्स उनको एडजस्ट करके, आई हैव क्लाइंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो उनके टाइमिंग्स वगैरह एडजस्ट करके उनके लिए फिजिबल होता है। दूसरा, आई थिंक इट्स easier and also financially cheaper for people abroad to have therapists in Pakistan, because हमारे यहाँ के जो charges वगैरह होते हैं वो कम होते हैं rather than the international psychotherapists that are working abroad, तो वो भी है। और ऑनलाइन ज़्यादा काम होता है। और अगर यहाँ पे हमारे ऑडियंस में से कोई पेशावर में से है, बट आई एम पश्तो स्पीकिंग, पठान हूँ मैं, तो वो उनको ये पता होगा कि जी पेशावर में या KPK या इन रीजन्स में, या इवन जो सबअर्बन्स बाकी जो हमारे एरियाज हैं, वहाँ पर इतना अवेयरनेस है नहीं। स्पेशली मेल जेंडर आदमी जो होते हैं हमारे, वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल से थेरेपी में जाते हैं, बिकॉज उनको कंसिडर किया जाता है कि जी ये वीकनेस है। तो अभी तो खैर आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर विद अवेयरनेस। चले, माशाल्लाह से आपको एक पेशावर की जो मिल गई है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, मुझे नीचे नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अभी कुछ व्यूअर्स हमारे पास शामिल होना शुरू हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा, अभी आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, तो मैं दोबारा भी जो अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करते जा रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगी। हो सकता है फर्स्ट पार्ट उन्होंने मिस कर दिया हो। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इरम खान। आपका फुल नेम वैसे डॉक्टर इरम शमशाद खान है, राइट? जी जी जी, मेरे फादर का नाम है शमशाद खान जी। डॉक्टर इरम जो है वो इस वक्त शी इज लोकेटेड इन पेशावर, पाकिस्तान। शी इज डन हर MBBS और CPCAB सर्टिफाइड काउंसलर भी हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, EMDR प्रैक्टिशनर भी हैं। अपना शो को आगे लेके चलते हैं जनाब। अच्छा, अब थोड़ा सा जैसे आपने स्टार्ट में एक बात बताई कि ये एक हमारे यहाँ का टैबू भी है और एक तरह की मिसकंसेप्शन भी है मे बी, कि लोग अगर उनको बोलो ना कि यार तुम साइकोलॉजी का या साइकोलॉजिस्ट का वर्ड एक ऐसा है ना, ट्रिगर करता है। अगर थोड़ा सा किसी को कहो भी कि यार आपको चाहिए कि आप जाके साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, तो वो हो जाता है कि मैं पागल हूँ। यानी साइको के साथ वो पागल का, यानी जो जस्ट स्टे एट द ग्राउंड, यानी जो हम देख रहे हैं, जो नॉर्मल लोगों की मेंटालिटी है, कॉमन मैन की, वो ये समझते हैं ना कि यार क्या पागल हूँ मैं जो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे इस चीज को खत्म करने के लिए?
आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये वर्ड यूज़ किया। मैं एक्चुअली शुरू में ये कहना भी चाह रही थी कि जी, मैंने जब शुरू-शुरू में जब साइकोथेरेपी काउंसलिंग का जब डिप्लोमा लिया तो कुछ लोगों को मैंने बताया, क्योंकि मेरा फ़ील्ड आई एम अ डॉक्टर, तो ये इट वाज़ लाइक अ स्विच टू अनदर फ़ील्ड। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि ये मतलब ये क्या वजह है तुमने अपना एमबीबीएस छोड़ के। ख़ैर वो मेरे अपने कुछ पर्सनल रीज़न्स भी थे, मेरा अपना इंटरेस्ट भी था इसके अंदर। लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक इशू को जिसके बारे में बात नहीं की जाती, ये हर हाउस होल्ड में, मतलब आई कैन लिटरली बेट ऑन दिस थिंग कि कोई ऐसी फैमिली, ऐसी मेरे ख्याल से वो फिर बहुत ही अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेस्ड होंगे कि अगर उनको कोई इशू नहीं होता होगा। लेकिन आई थिंक हर फैमिली, हाउस होल्ड, हर कल्चर, हर रिलीजन, हर किस्म के इंसान में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई इशू है, जो स्ट्रेस रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ इश्यूज रिलेटेड है। यहाँ पे अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए या आप अल्लाह ना करे अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप की चीज़, वो तो आपने जैसे कहा उनको तो डायरेक्ट पागल करार दे दिया जाता है। उनको एक्सक्लूड कर देते हैं सोसाइटी से कि जी अच्छा ये तो पागल हैं, घर वाले तक मतलब एक वक़्त आता है कि लोग तंग आ जाते हैं, इलाज कराना छोड़ देते हैं। इलाज है भी महँगा, अगर अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाएँ तो इलाज भी महँगा है। बिल्कुल। लेकिन ये कि जो थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरे ख़्याल से ख़ासकर हमारे मुल्क में अभी पिछले 1-2 साल से ज़्यादा थोड़ा-सा उभर के बाहर आया है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि लोगों को बताया जाए कि हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। मैं पहले एक रिहैबिलिटेशन सेंटर के साथ एसोसिएटेड थी, जिसमें हमने बहुत सक्सेसफुली माशाल्लाह से जो एडिक्शन ट्रीटमेंट्स किए हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के एडिक्शंस में हमारे पास टीनेजर्स, एडल्ट्स आते थे। उसके अलावा जो साइकियाट्रिक इश्यूज़ थे, इसमें डिलूज़नल डिसऑर्डर्स था, स्किज़ोफ्रेनिया था, बाइपोलर डिसऑर्डर थे, ये वो चीज़ें मानी जाती हैं कि जी ये ठीक नहीं हो सकती। अब जी ये बंदा पागल हो गया तो अब ये कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अब वो लोग फंक्शनल हैं, इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, जॉब्स कर रहे हैं, दे आर मैरिड, देयर आर पीपल। जब वो हमें वापस कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप बिल्कुल यकीन मानें कि इतनी दिली खुशी होती है कि दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी अगेन। बिल्कुल। तो ये टैबू हटाना लोगों से कि जी जब आपके पेट में दर्द है या सर में दर्द है या कोई और चीज़ है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनली सही फ़ील नहीं कर रहे, खुश नहीं हैं, या आपके रिलेशनशिप्स में इश्यू है, आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो आप उसके लिए हेल्प क्यों नहीं लेते? बिल्कुल। अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ये बताइए, तो एक तो वो लोग होते हैं जो पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स में होते हैं और जो मेंटल असाइलम्स जो हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। मगर मैं समझती हूँ कि उनके साथ डील करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि पता होता है भई ये तो पेशेंट्स है और उनको डाल दिया वहाँ पर। मगर वो पेशेंट्स जो कि पेशेंट होते हैं और लिटरली पागल होते हैं, जो पूरे माशरे में डिज़ास्टर फैला रहे होते हैं, चाहे शौहर की फ़ॉर्म में है, चाहे बीवी की फ़ॉर्म में है, चाहे किसी रिश्तेदार की फ़ॉर्म में है, दोस्त की फ़ॉर्म में है, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, मगर उनको बोलो कि आपको ज़रूरत है यार, आप दिखाएँ, तो वो इस बात को मानते भी नहीं है, जाते भी नहीं है। तो ऐसा एक आदमी, चलें हम मैरिटल स्टेटस जो है वो रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। एक आदमी रह रहा है, उसने ज़िंदगी अज़ाब की हुई है अपनी जो है वो वाइफ़ की, पर वो उसको कहती है कि भाई आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप जाइए इलाज करवाने, मगर वो मानते ही नहीं है कि मैं पागल हूँ। ऐसे लोगों को आप क्या यानी कैसे करती हैं? क्या करेंगी? वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम मेंटली जो हैं वो सही नहीं, हमें ज़रूरत ये है काउंसलिंग की। बिल्कुल आपकी बात सही है, और इसका बहुत बड़ा इश्यू पहले तो सबसे पहले कि मेंटल हेल्थ एज़ इटसेल्फ खुद ही एक टैबू बन गया कि जी वो औरत हो या आदमी हो। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आती हैं फीमेल्स जो मैरिड हैं और जो अपने घर में बताकर नहीं आती हैं। वो ये बता के आती हैं कि वो अपनी मदर के घर जा रही हैं, वो शॉपिंग करने जा रही हैं, वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आती हैं, क्योंकि उनको इजाज़त नहीं है। वो नॉर्मल डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन वो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते। और आदमियों का, मैं अगर अपने कल्चर के हिसाब से देखूँ, इवन आई थिंक सऊदी अरेबिया का भी कल्चर कुछ इस तरह का है कि आदमियों को जो बचपन से एक चीज़ बताई जाती है कि यू आर टफ, आप आदमी हैं, आप इन चार्ज हैं, आप सब कुछ हैं इस घर के, आपने सारे डिसीजन मेकिंग करने हैं, किसी भी तरह से हर चीज़ करनी है, चलाना है। इनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है बचपन से लेके, रोना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये एक चीज़ जो हम बच्चों को बोलते हैं, खास के लड़कों को, तुम लड़के हो, तुम रो रहे हो, ये चीज़ बोली जाती है। या सही। वो अगर किसी बच्चे ने गलती से, लड़के ने अगर कोई गुड़िया उठा ली तो उसका मज़ाक उड़ाना कि तुम लड़के हो, तुम गुड़िया से खेल रहे हो, या कोई इस तरह की चीज़, लड़कियों के साथ खेल रहे हो। तो वो बचपन से उनको एक टफ वो आप दी जाती है कि भी जी आपने मर्द हैं तो जी आप मर्द हैं। तो जब वो बड़े होते हैं तो उनको पता है कि जी मर्द जो है वो किसी से हेल्प नहीं लेता, वो अपनी हर चीज़ खुद करता है। और जहाँ तक आपने बात की कि ऐसे आदमी जो टफ टाइम दे रहे हैं बीवियों को
या इवन औरतें भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारी ऐसी होती हैं टॉक्सिक फीमेल्स होती हैं जो खुद अपना घर ख़राब करती हैं, प्रोवोकिंग होती है बहुत ज़्यादा शक करने वाली होती हैं, कोई और इश्यूज़ होते हैं उनके साथ। एक्चुअली ये सारा जो हमारा सिस्टम है ये इट गोज़ बैक टू आवर चाइल्डहुड, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिंक को, बिकॉज़ पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं रिलेशनशिप इश्यूज़, मैरिटल इश्यूज़ के बारे में बात करूँगी, बट देन आई ऑल्सो थॉट कि अगर मैरिटल इश्यूज़ हैं तो ये क्यों हैं? ये किसी शादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है या ऐसे कोई मुअम्मा नहीं है कि आपने शादी कर ली तो दुनिया बदल गई, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर द पर्सन हू यू वर बिफोर गेटिंग मैरिड एज़ वेल। सो बेसिकली हू यू आर एज़ अ पर्सन मैटर्स, और वो किस तरह से मैटर करता है कि जी आप बचपन से जिस घर में पले बड़े हैं और जिन लोगों के साथ पले बड़े हैं, उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आया है। सो बेसिकली आज हम थोड़ा सा पेरेंटिंग को, चैलेंजेस को भी टच करेंगे कि जो आजकल जी के जी जो पेरेंट्स हैं उनको जी क्या चैलेंजेस फेस हैं जो हमारे बच्चों के हिसाब से, और इसका रीज़न क्या है। लेट्स गो बैक टू द रीज़न फर्स्ट कि जी अगर कोई अब्यूजिव हस्बैंड है या कोई नॉर्मल कोई और भाई है घर के अंदर, या कोई बहन है या बेटी है जिसको इश्यूज़ हैं, एग्रेशन के इश्यूज़ हैं, अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड है, या रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, कोई सुसाइडल है, लोग अपने आप को कट करते हैं, बच्चे आजकल हमने देखा टीनेज में भी है, एडल्ट्स में भी है। जी जी एडिक्शन है जी, नशे डिफरेंट किस्म के आ गए हैं, बहुत हर किस्म के जो एडिक्शन जो होते हैं। उसके अलावा जो और आपकी गलत आदतें, जिसमें पोर्नोग्राफी आ गया, या यूज़ ऑफ ये सेम सेक्स अट्रैक्शन जो आजकल बहुत ज़्यादा जी है, जी जी ये सारी चीज़ें वो हैं कि ये इसकी वजूहात क्या है। वजह के लिए विल गो बैक टू द टाइम जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, और हम किस माहौल में बड़े होते हैं। एक ये दिस व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, ये अभी के पेरेंट्स के लिए भी है, और ये हम एज चाइल्ड भी इस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लाई कर सकते हैं कि हमने बचपन में बड़े होते हुए अपने माँ बाप का रिलेशनशिप किस तरह का देखा है। अगर हमने अपने माँ बाप को रिलेशनशिप इस तरह का देखा है कि द फादर वाज ऑलवेज डोमिनेंट, वो जी उनका से था, मदर कुछ बोल नहीं सकती थी, उनका काम सिर्फ खाना पकाना था और उनके सामने खड़े होकर जी जनाब करना था, और उनका काम सिर्फ बच्चों को नहलाना था, और उसके अलावा किसी डिसीजन मेकिंग में उनका कोई पावर नहीं था। तो ऐसे बच्चे फिर जब इस माहौल में बड़े होते हैं तो लड़कियां एक अलग मैसेज लेके बड़ी होती है कि दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू, हमने सब में सिर्फ रहना है, हमारी कोई से नहीं है, ना सोसाइटी ने, ना कल्चर ने, ना रिलीजन ने, किसी ने हमें कोई से नहीं दी। जो लड़के वो उस माहौल में बड़े होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से बड़े हो जाते हैं कि जी हमारा पावर है, हमारा कंट्रोल है। इश्यूज होते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ होती हैं उनकी, और अब्यूज़िव भी होते हैं। अब अब्यूज़ अगर आप घर पे देखें, वही है कि एक एज़ एन एडल्ट एक कोट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी सबके साथ, कि वो कहते हैं कि इफ़ समथिंग हैज़ हैपेंड टू यू इन द पास्ट इट वाज़ नॉट योर फॉल्ट। पहले आपके साथ जो हुआ वो शायद आपकी गलती नहीं थी, बट व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू एंड योर लाइफ राइट नाउ इज़ योर फॉल्ट। व्हाई? बिकॉज़ यू आर एन एडल्ट राइट नाउ, और आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, अगर वो बेशक आपके पेरेंट्स के थ्रू ही ना आए हों, तो उन नेगेटिव पैटर्न्स को ठीक कैसे करना है। अच्छा, ये यहाँ मैं बहुत जी। आपको थोड़ा सा ये इंटरप्ट करना चाहूंगी एंड आई अपोलोजाइज यू फॉर दैट। इस तरह से भी होता है कि अगर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करती हूँ और ऐसी चीज़ों से इन्वॉल्व रहती हूँ, तो मैंने देखा है जो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप्स होते हैं उनका दो तरह की, आप मुझे बताइए कि आप एग्री करती हैं या जो कुछ भी है उसमें से। जैसे दो तरह के लोग होते हैं, जो ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज होती हैं या अब्यूजिव बिहेवियर्स होते हैं या रिलेशनशिप्स होते हैं, उनमें जो बच्चे परवान चढ़ते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वही होते हैं जो फॉलो करते हैं, जैसा बाप देखते हैं या माँ देखते हैं उसको फॉलो करते हैं, और दूसरी तरह के वो होते हैं जो बिल्कुल ही ऑपोजिट चले जाते हैं कि नहीं यार, हमारे वालिद ने, अब जब मेच्योर हो जाते हैं, जब सोच समझ की एज आती है, तो सोचते हैं नहीं यार, हमारे वालिद ने या हमारी माँ ने जो कुछ आपस में किया वो सही नहीं था, इट शुडंट बी लाइक दिस। और वो बेस्ट कपल्स होते हैं, वो इज्जत करने वाले होते हैं अपनी वाइफ की, और बल्कि आइडियल कपल्स बन जाते हैं, और वो उन्हीं वालिदैन की तरफ से आ रहे होते हैं। इनके बारे में आप क्या कहती हैं? ये हालांकि वो आपने ऐसे सारी जिंदगी उनकी ऐसे ही गुजरी बिल्कुल, मैं होती है। इनफैक्ट आप जो अभी आपके सवाल से पहले मेरे ख्याल से मैं एग्जैक्टली यही एक छोटी सी स्टोरी सुनाने लगी थी कि एक अल्कोहलिक फादर के दो बेटे होते हैं, और वो बड़े होके एक अल्कोहलिक बन जाता है और एक वो होता है जिसको अल्कोहल से बहुत ज़्यादा नफरत होती है, एंड ही इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज कमिंग टू इक्वेशन।
तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन था वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल मैं उसी के बारे में बात भी करना चाह रही थी। एक्चुअली इसमें थोड़ी सी जो एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी वो ये कि फॉर एग्जांपल एक कपल है, उसके 3 या 4 बच्चे हैं। सो द फर्स्ट चाइल्ड दैट दे हैव वो उस वक़्त होता है जैसे कि वो 25 या 26 साल के होते हैं, तो पहला बच्चा होता है। एक्सपेरिमेंटल एक जो फर्स्ट किड होता है जिसके ऊपर आप पेरेंटिंग सीखते हैं बेसिकली, जी क्योंकि जी पेरेंटिंग मैनुअल के साथ नहीं आती कि आपको पता है, बेशक आपको कोई कितना भी समझा दे बता दे, जब तक आपके हाथ में आपके खुद की चाइल्ड इज नॉट इन योर हैंड, यू वुड नॉट अंडरस्टैंड कि इसको किस तरह से बड़ा करना है। तो वो उसके साथ एंड द नेक्स्ट किड दे माइट हैव आफ्टर 4 years और 5 years, तो उस वक्त तक 30 years तक आपके अंदर भी थोड़ी पेरेंट्स के हिसाब से मेच्योरिटी आ जाती है। सेकंड चाइल्ड होता है, इसी तरह से एज डिफरेंस आ जाते हैं। अभी लाइक फॉर एग्जांपल देर हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज का है, 7 7 8 8 बच्चे भी होते हैं, 5 भी होते हैं। तो द फर्स्ट किड और लास्ट किड में जो पेरेंट्स की जो एज डिफरेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक तो ये जो एक बहुत ही चीज़ है जो समझी नहीं जाती वो ये कि उस वक्त हर माइलस्टोन पर जो पेरेंट्स होते हैं वो एक डिफरेंट एज ग्रुप में, एक डिफरेंट माइंडसेट में होते हैं, एक डिफरेंट मेंटल जोन में होते हैं। हो सकता है फाइनेंशियली या इमोशनली या किसी और वजह से वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल के ऊपर हों। तो ये एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा हमें समझनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक एज ए इंडिविजुअल, जो आपने बात कही कि एक अब्यूज़िव बनता है बच्चा और दूसरा अब्यूज़िव नहीं बनता, या एक बच्चा अल्कोहलिक बनता है अगर फादर अल्कोहलिक है, दूसरे को अल्कोहल से नफ़रत होती है। तो उसका बेसिक रीज़न ये है कि इंसान के अंदर एक अवेयरनेस भी होती है, जिसकी मैंने अभी उससे पहले आपसे बात की कि व्हाट हैपेंड टू यू वाज़ नॉट योर फॉल्ट, बट जो आपके साथ होता है उसमें आपकी अब इस वक़्त गलती है, क्योंकि आपको सही और गलत का फ़र्क पता है, एज़ एन एडल्ट आपको पता है। और अगर आप उसमें चॉइस कर सकते हैं और आपके पास चॉइस है, अगर आप मेंटली इतने साउंड हैं कि आप चॉइस कर सकते हैं, तो उसमें आप 100% गलती ना अपने पेरेंट्स को डाल सकते हैं, ना सोसाइटी को डाल सकते हैं। सो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है जो आप करते हैं। लेकिन उसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि वो उस एक इंडिविजुअल की अपना जो सराउंडिंग है वो कैसा है। हो सकता है उनके दोस्तों में फ़र्क हो सकता सही है कि अब जिस तरह से वो जिस स्कूलिंग में या किसी टाइम में या पेरेंट्स के साथ उनकी कम्युनिकेशन में फ़र्क हो। तो इन सब चीज़ों इस फैक्टर से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि इंडिविजुअल्स के ऊपर किस तरह के डिफरेंट असरात आते हैं। सही। ठीक है। जी, अब हम इस तरफ आते हैं, टीनेज इश्यूज की तरफ आते हैं। जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आजकल आप टीनेज में सबसे ज़्यादा हम लोग जो देख रहे हैं, एंग्जाइटी बहुत है। जी, हमारे वक्त में इतनी एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं होता था, हमें तो वक्त ही नहीं मिलता था, पिट्ठू गरम खेलने चले गए, अपना जो कुछ भी है, बल्कि ना नेट के इतना, ना हमारे हाथ में मोबाइल होता था। जी, अब आप बताइए कि क्या सारे ये इश्यूज हैं जिसमें बच्चों में एक तो डिसऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फोबियाज आ रहे हैं। जैसे जी, आपने कहा, जैसे अब बच्चों से भी मैं जैसे बातें करती रहती हूँ अपने बच्चों से भी, बेटियां 2 हैं, एक बेटा है, उनसे भी आप जो हम सुन रहे होते हैं कि वो भी कहती हैं, मामा हमारी क्लास में जो बच्चियां वॉशरूम में जाके बकायदा ब्लेड से अपने आप को हर्ट करती हैं, बिल्कुल। रोजाना हर्ट करती हैं, काटती हैं अपने जिस्म को, रोजाना पट्टियां करती हैं, और वो नॉर्मल होकर चले जाते हैं और फिर आके हर्ट करते हैं, फिर अपना काटते हैं ब्लेड से अपना। तो ये सब चीज़ों के पीछे क्या है, और क्या ये यानी इनके रीजंस क्या हैं, इन सब के पीछे क्या हो रहा है? ये इतना इन्वॉल्वमेंट, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें पहले तो नहीं थी। ये पहले नहीं थी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये पहले नहीं थी। उसका सबसे बड़ा जो बेसिक जो चीज़ें आपने हाइलाइट की, एंजाइटी, डिप्रेशन है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, इसमें आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, एनोरेक्सिया, बुलिमिया, जी कि जी जी बहुत ज़्यादा वज़न कम कर रहे हैं, या खाना खा के वॉमिट कर देते हैं, या कोई ऐसी जी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे खाना खा के डायरिया हो जाए, इस तरह की जी चीज़ें हो जाती हैं। जी सुसाइड है, सेल्फ हार्म है जो आपने बात की है, उसके बाद में रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, गाड़ी बहुत तेज़ चलाना, लोगों के साथ बिला वजह आर्ग्यूमेंट्स में पड़ना, लड़ाई झगड़े करना, बुली करना दूसरे बच्चों को स्कूल के अंदर, ये सारी चीज़ें इसमें देखें, अभी की जनरेशन में और हमारी जनरेशन में और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में बहुत फ़र्क था। सबसे बड़ा फ़र्क इस वक़्त जो हमें समझ में आता है, जो मेरे ख़्याल से एक अनफॉर्च्युनेटली फॉर्च्युनेटली जो हमारी जो जनरेशन है, वो एक डिलेमा से गुज़र रही है। हमारे जो पेरेंट्स वग़ैरह थे, वो एक बिल्कुल एक जनरेशन, उनकी जो एक माइंडसेट था, एक बड़ा ट्रेडिशनल एक तरीका था उनका पेरेंटिंग करने का। उनके अंदर स्ट्रिक्टनेस भी थी, उनके अंदर एक रिजिडिटी थी, कम्युनिकेशन हमारी कम थी। मैं बिलीव करती हूँ कि उस वक़्त के हिसाब से अब हम ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं अपने बच्चों के जी साथ। जी 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 लेकिन एक तरीके से कन्फ्यूज़्ड भी हैं कि हम अपने ट्रेडिशंस को और हम अपने एक बाउंड्रीज़ को एज़ अ पेरेंट्स कैसे लेके चलें। और आजकल जी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जी पेरेंटिंग को तो उन्होंने इतना मुश्किल कर दिया कि जी आप दोस्त बन के रहें बच्चों के साथ, आप हर बात हम्म, करें, हर हम्म, चीज़ शेयर करें। तो वो बड़ा कन्फ्यूज़िंग हो गया है पेरेंट्स के लिए भी कि जी क्या करना है?
ना कहाँ पे बोलना है, हाँ कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे एक लाइन है जो बच्चा क्रॉस कर रहा है जहाँ पे हम उसके साथ स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, फर्म हो सकते हैं। जी। स्ट्रिक्ट फर्मनेस में और एग्रेसिव होने में या मारपीट करने में बहुत फ़र्क है। सो अभी का जो इशू जो हमारे ये इस वक्त हो रहा है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी है। अब लोग ज़्यादा भाग-दौड़ में लग गए हैं कि जी पैसा ज़्यादा कमाना है, बच्चों को अब्रॉड भेजना है पढ़ाई के लिए। तो वो जो पेरेंट्स के ऊपर जो स्ट्रेस आ जाता है, वो भी बच्चे बच्चे के ऊपर इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त हमें एक एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जी गैजेट्स का जो यूज़ है, सोशल मीडिया का जो यूज़ है। अभी गैजेट्स को टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इट्स अ ब्लेसिंग कि जी हमारे बच्चों के लिए बड़ा आसान हो गया है। आप गूगल पे कुछ भी डालें, सर्च करें, बुक्स ऑनलाइन मिल जाती हैं, हज़ारों चीज़ें। कोविड के ज़माने में हम सोच नहीं सकते थे कि हमारे पास ये मीडियम्स नहीं होते तो 1 साल 2 साल तो शायद बच्चे घर पे ही बंद होके रह जाते, उनकी एजुकेशन बिल्कुल स्टॉप हो जाती। बट अगेन विद जो एडवांटेजेस हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ के। अब बच्चे जो हैं अब सोसाइटी से थोड़ा-सा और कट के रह रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादातर अपने जो गैजेट्स के ऊपर, गेमिंग के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जी तस्वीरें लगा रहे हैं। कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फ़िल्टर्स लगा के तस्वीरें बच्चे लगा देते हैं, फिर इसके बाद उनको लगता है कि जी वो ज़्यादा खूबसूरत है मुझसे, वो ज़्यादा प्यारा है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। तो उसमें आप सेकंड जो जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप ऐसा नहीं समझते कि इन सब चीज़ों के जहाँ प्रोज़ हैं, प्रोज़ कॉन्स की अगर हम बात करें, जहाँ इनकी पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स हैं बच्चों के ऊपर, ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों ने जैसे अगर बच्चे को एक जुमला बनाने को भी बोल दो, जो टीचर देती है सेंटेंस बनाओ, तो बच्चा कहता है इधर-उधर टाइम वेस्ट होगा, अपना जो दिमाग मैं इस्तेमाल करूँगा। या कोई प्रोजेक्ट भी अपना करने को यकीन करें हमें प्रोजेक्ट तो हम तो पता नहीं पूरा दिमाग निकाल के क्या कुछ प्रोजेक्ट कैसा क्रिएटिविटी दिखा रहे होते थे। अभी बच्चों में बोलो उनको पता ही नहीं होता वो क्योंकि 10 चीज़ों किस्म के प्रोजेक्ट्स आप गूगल में डालो वो आपको तस्वीरें मिल जाएंगी उसी में से बच्चे ने इधर उधर करके जो है डाल देना जुमला भी उसने सोचना नहीं है सेंटेंस उठा के गूगल से उठाया सेंटेंस भी मौजूद है गूगल में जनाब साइट्स मौजूद है उसमें तमाम सेंटेंस आपके बने हुए वो भी तो इसमें इन सब चीज़ों ने बच्चों की सोचने समझने की सलाहियत को भी ख़त्म नहीं कर दिया। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, समझने की सलाहियत को भी ख़त्म कर दिया है। दूसरा ये कि इतनी आसानी पैदा करती है कि वो एफ़र्ट करना उन्होंने छोड़ दिया। अब वो एफ़र्ट पढ़ाई में भी जी। छोड़ देते हैं और वो फिर हर चीज़ में छोड़ देते हैं, वो एफ़र्ट रिलेशनशिप्स में भी छोड़ देते हैं। उनको हर चीज़ लगती है कि जी बहुत आसानी से एक बैठ के मोबाइल पे 2-2 3-4 क्लिक किए और हर चीज़ सामने आ गई। हर चीज़ को सर्च करना, उनको इतना फ्री हैंड हम लोगों ने खुद भी फ्री हमारी हैंड दे दिया है, हाँ। इतना दे दिया है कि जी आप जब चाहें, जहाँ चाहें मोबाइल्स हमने टाइम से पहले सबसे बड़ी बात है कि हैरत है कि जी बहुत ही छोटे बच्चों को ठीक है मोबाइल्स आपने दिए हैं लेकिन उसके साथ प्रॉपर एक्सेस उन्होंने दिया है जिसमें वो लोग स्ट्रेंजर्स तक से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ केसेस ऐसे भी हुए थे कि जो ये गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग की वजह से सम ट्रेंड स्टार्टेड जी, जी, एंड जी। बच्चों जी, ने जी। अपने आप को हर्ट करना शुरू कर दिया था, वो कोई चैलेंजेस दे रहे थे। इसी तरह से तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं और आप जहाँ तक बात कर रही हैं कि जी क्रिएटिविटी वो बिल्कुल सही बात है। क्रिएटिविटी हम मुझे अपने टाइम पे याद है कि इंटरनेट वगैरह नहीं था स्कूल के वक़्त में, तो अभी भी याद है देयर वाज़ अ बिग शेल्फ इन माय हाउस जिसमें एक 24 सीरीज़ की एनसाइक्लोपीडिया पड़ी होती थी। तो जब कोई एनसाइक्लोपीडिया जी। प्रोजेक्ट मिलता था, तो जी वो एनसाइक्लोपीडिया निकाले, वो चार्ट पेपर्स पे बनाएँ और उसके ऊपर बड़ी मेहनत होती थी और सुबह बड़ी खुशी से उठा जाता था कि जी ये बड़ी मेहनत से आप लेके गए हैं। अब तो जी आपको बने-बनाए प्रेज़ेंटेशंस मिल जाती बने-बनाए हैं। हैं, सब चीज़ें बने। बिल्कुल, आप बैकग्राउंड चेंज करें, नाम चेंज करें, जाके देकर आ जाएँ, कोई एफ़र्ट नहीं, कोई चीज़ दरकार नहीं है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है और तो इसका इसकी वजह मैं कहूँगी मैं खुद भी मदर हूँ, आप भी हैं, तो क्या माएँ इसकी कसूरवार हम माँ को नहीं ठहराएँगे? अब आज के बच्चा को जो आप देखती हैं ललाबाइज़ वग़ैरह जो हैं पहले औरतें बैठकर माएँ जो हैं बच्चों को कुरान की आयत सुनाना, कलमे याद करवाना, आयतुल कुर्सी याद करवाना। जब तक बच्चा बड़ा होता चलने के काबिल होता था, बच्चा आधे से ज़्यादा उसको सूरतें याद होती थी। उसको नज़्में याद होती थी, उसको हदीसें याद होती थी, उसको स्कूल की हज़ार चीज़ें एबीसीडी ये तो जो अब बच्चों को अब तो वो सिस्टम हो चुका है कि बच्चे आप खुद भी देखते हैं जो स्कूलिंग वगैरह जो है वो भी बिज़नेस बन चुके हैं। अब जो बच्चे दुनिया में नहीं आए उनके दाखिले हो रहे हैं स्कूलों के अंदर। जी, आपने मुझे उस वक़्त याद दिला दी जब मेरी बेटी पहली पैदा हुई थी, 2 साल की थी जब मैं उसका एडमिशन कराने गई थी। आई वाज़ लिविंग इन कराची एट दैट टाइम। तो एक बहुत ही वहाँ पे फ़ेमस स्कूल है, तो मैं जब वहाँ पे गई शी वाज़ 2 इयर्स ओल्ड तो उन्होंने कहा, "आप बहुत लेट आई हैं। आप उस वक़्त आती जब ये 6 महीने की थी, तो हम इसका लिस्ट में नाम डाल देते तो आपको मिलता।"
एंड मिलता नहीं। दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि आई वाज आल्सो रनिंग इन द सेम कंपटीशन, क्योंकि मुझसे लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया था कि आपने अपनी बेटी का एडमिशन नहीं कराया, आपने फला जी स्कूल में इस लिस्ट में नाम नहीं डलवाया। तो मतलब ऐसा लगता था कि जो वो एलीट 4 5 6 स्कूल्स हैं, अगर उसमें मेरी बेटी नहीं जाएगी तो शी विल बी अ कास्ट आउट, और कोई इसको कभी पूछेगा नहीं, वो अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं कर सकेगी, शी विल नॉट बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वो पोर्ट्रेल आपको इस तरह से देता है। आजकल कंपैरिजन का ज़माना बहुत ज़्यादा आ गया, फलाँ तो का आप बच्चा स्कूल में जाता है, प्राइवेट तो एजुकेशन, ये सारी बिल्कुल, चीज़। जी, तो ये सब वजूहात नहीं है जो हमारे माशरे में जो परेशानी ला रही हैं, डिप्रेशन ला रही हैं, एंग्जाइटी ला रही हैं, कि एक तो माँ भी कसूरवार है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसको माएँ भी क्योंकि फेसबुक पर बैठी हुई हैं, सुबह शाम यूट्यूब में बैठे हुए ड्रामे देख रही हैं। अब बच्चा जो रो रहा है उसको जरा सा चुप नहीं कराना है। बच्चे, मैं देखती हूँ स्ट्रोलर्स में, हम मॉल जा रहे हैं, बच्चे स्ट्रोलर्स में बैठे हुए हैं, उनके चश्मे लगे हुए हैं, और सही। उन्होंने बड़े-बड़े आईपैड्स लेकर, यानी 2 मिनट को घुमाने की भी लेकर आई हैं, तो बच्चों को घुमा नहीं रही। वहाँ पर भी दावतों में बैठी हुई हैं और बच्चे हाथ में आईपैड्स लेकर बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी बच्चा आपस में खेल नहीं रहे। बिल्कुल। अब तो मतलब वो टाइम ही चला गया जब एक वक़्त में पार्क जाना एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती थी कि जी एक्टिविटी होती थी। अब तो पार्क खाली हैं, इधर-उधर के लोग बैठे होते हैं, कोई इस तरह का नहीं होता कि कोई एफर्ट करके बच्चों को बाहर लेके जाए। अब अगर लेकर भी जाते हैं तो वो इंडोर उन्होंने कोई इस तरह की फनलैंड्स बना दिए हैं जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, उसके अंदर भी जी गेमिंग की इतनी बड़ी-बड़ी मशीनें लगा दी हैं, और जी बिल्कुल, आप जाएँ, माँ-बाप साइड पे बैठ के फूड कोर्ट में खा पी रहे होते हैं, बच्चे वो गेम्स वगैरह खेल होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि कोई ड्यूटी पूरी कर रहे हैं कि जी अच्छा बच्चे को ड्यूटी आप पूरी कर रहे घुमा, मतलब वो भी एफर्टलेस है ना, हर चीज़ एफर्टलेस हो गई है। वो मेहनत वो जो एक की जाती थी अब वो मेहनत अब नहीं की जा रही, और ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कंपैरिज़न्स क किए जाते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे ज़माने में भी किया जाता था, ऐसा नहीं है कि हमें कंपेयर नहीं किया गया, हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंटली लिया उसको। अब के बच्चों को कंपेयर करो तो वो ऑब्वियसली क्योंकि इतने अवेयर अवेयर हैं, और हमसे ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ से अवेयर है। आप अपने टीनेज बच्चों से पूछें तो वो आपको आपसे ज़्यादा बता देंगे कि जी हम टीनेजर्स में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। तो आप जब इसके बारे में बात करते हैं तो कंपैरिजन्स जो होते हैं ना वो बहुत डेडली होते हैं। अगर आप इवन बहनों सिबलिंग्स में राइवलरी स्टार्ट हो जी, जाती है। जी, जी, तुमने अपनी बड़ी बहन को या भाई को नहीं देखा कि उसके इतने मार्क्स आए थे, या वो इस तरह से, या वो इस तरह से उठती बैठती है, वो इस तरह के कपड़े पहनती है, तुम क्यों नहीं करते? तुम क्यों नहीं करते? कंपैरिजन जब आप करना शुरू कर देते हैं कज़िन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी ये होता है कि आपके अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा नीचे पुल करता है। हर बच्चा जो है अपनी एक अनोखी उसकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उसके लाइक्स डिसलाइक्स अलग होते हैं। अगर आपके 3 बच्चे डॉक्टर बन गए तो ज़रूरी नहीं कि चौथा भी बने, चौथा पेंटर भी बन सकता है, और आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जी उसके अंदर एक क्वालिटी जिसको वो पॉलिश कर सकता है। लेकिन नहीं, हमें एक सो कॉल्ड वो दे दिया गया है कि जी दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, बिल्कुल, डायरेक्शन आपको चॉइसेस नहीं दी जाती हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। सबसे बड़ा जो मुझे इस वक़्त लगता है, हमारे टाइम पे कम्युनिकेशन कम था पेरेंट्स के साथ, लेकिन हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा, जैसे हम कह रहे हैं ना कि इतना एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं था जो अब है। ये एनवायरनमेंट एक तरीके से फ्रेंडली भी है, लेकिन ये एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी है, बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। इस एनवायरनमेंट में जब आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे या उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप खुद ही इस दौड़ में लग जाएँगे कि जी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आपने बैठे रहना है, आपने स्क्रीनशॉट्स लेनी है कपड़ों के, इस तरह के कपड़े बनाने हैं, और जी लोगों ने डिनर्स हैं तो उसमें भी कंपैरिज़न है कि जो उसने इतनी डिशेज़ बनाई तो मैंने मैंने ये जो ऐसी अननेसेसरी चीज़ें जिसमें जो टाइम आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो पेरेंटिंग में कर सकते हैं, जो आप अपने आप को दे सकते हैं टू बिकम अ बेटर पर्सन, सही। नॉट जस्ट द थिंग्स कि जी आप दुनिया को दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं। यू हैव टू लिव योर लाइफ फॉर योर ओन सेल्फ एंड योर ओन फैमिली। तो आप भी ये समझती हैं कि जो पेरेंटिंग जो सिस्टम्स हैं उसमें आजकल पेरेंट्स जो फेलियर्स फेस कर रहे हैं उसकी वजह वो खुद ही हैं। इस बात से आप भी जो है वो एग्री करती हैं? काफ़ी हद तक जी, मैं ये कह रही हूँ कि वो खुद भी इस तरह से, क्योंकि वही मैंने आपसे जो पिछली अभी बात की कि एक कन्फ्यूज़्ड टाइम आ गया है। माँओं को समझ नहीं आता कि किस एज में अपनी बेटी से क्या बात करनी है। अब बहुत सारी अवेयरनेस चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बात करनी चाहिए। वी डू नॉट लिसन टू आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चे बहुत अवेयर हैं। हम अगर अपने आप को मैं सोचूँ 12-13 साल की उम्र में मैं कैसी थी या 10 साल की उम्र में मैं कैसी थी, माय डॉटर इज़ 10 इयर्स ओल्ड एंड शी इज़ माशाल्लाह वेरी स्मार्ट फॉर हर एज। वो जब मुझे बता देगी कि सोशल एंग्ज़ायटी क्या होती है, वो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ जब वो इस तरह की बातें करती है। जो चीज़ें मैंने शायद टीनेज में और उसके बाद जाके सीखी है, वो मुझे अभी बता रही होती है।
तो ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी बाहर से नॉलेज ले रहे हैं या उनके स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है या उनके फ्रेंड्स के साथ बैठ के वही डिस्कशंस हो रही हैं और आप घर पे एक उसके ऊपर एक बैन लगा दें कि आप उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, तो वो गलत सोर्सेज से उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। पेरेंटिंग का अब स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए कि हमारा कम्युनिकेशन शुड बी अ लिटिल ओपन। ऑब्वियसली हमारे रिलीजन, कल्चर, ये सारी चीज़ों को देख के और राइट अप्रोप्रिएट एज देख के, लेकिन ये कि अवेयरनेस और नॉलेज राइट टाइम पे अपने बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं से वो नॉलेज लेंगे और वो गलत सोर्सेज भी हो सकती हैं, एंड फिर यू हैव टू फेस द ब्रांड के वो नॉलेज को लेके आगे चल के क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे ये जो टीनेज आ जाती है जी या टीनेज से जो पहले की एज होती है, उसमें क्या होता है कि बच्चे अपने आप को मैच्योर समझना शुरू कर देते हैं। अब वो अव्वल तो वो समझते हैं कि वो अपने आप को डिसीजन मेकर्स ही इनफैक्ट समझना शुरू कर देते हैं। वो जो कुछ अम्मा के हैं या अब्बा के हैं, आपको नहीं पता, आपको क्या पता, अब तो ज़माने में ये चल रहा है, हमारे दोस्त तो ऐसे कर रहे हैं, आपको क्या पता, आपके तो वही थॉट्स हैं, आप तो वही सोच रही हैं, आप तो वही सोच रहे हैं। तो बच्चे इस एज के एक तो सुन भी नहीं रहे होते। दूसरी ये कि जैसे मेरी बच्ची भी आती है, अभी ग्रेड 9 में आ गई है और दूसरी भी अभी ग्रेड 11 में आ गए हैं। तो ये बच्चे स्कूल में जाते हैं, अब ज़ाहिर बात है डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे चले आ रहे हैं। एक स्कूल, एक क्लास के अंदर हर तरह का बच्चा बैठा हुआ है। तो जब आते हैं कि मामा जो हमारी क्लास की बच्चियां हैं वो बुक्स लेकर आती हैं और अजीब अजीब सी बातें करती हैं। ज़ाहिर बात है बच्चे प्यूबर्टी की एज क्रॉस कर रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी में आ रहे हैं, तो वो एक क्यूरियोसिटी वाली एक एज होती है बच्चों की, जो कि एक नॉर्मल बात है। इस उम्र में बच्चों को प्यार भी होने लग जाता है। वो प्यार नहीं होता, वो क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो हर लड़की को क्रश हो रहा होता है हर लड़के के ऊपर और हर लड़के को, विच इज़ वेरी नॉर्मल। पर इस इधर आप पेरेंट्स को कैसे एजुकेट करेंगी अगर एक बच्ची आके कहती है ग्रेड 9 की या 10 की कि मुझे, अब वो तो क्रश को तो वो तो मोहब्बत ही समझते हैं ना, सोच के बच्चे वो तो समझते हैं कि भाई हाँ ठीक है, किसी से मोहब्बत हो गई है, वो लड़का भी ये समझता है। तो आप इधर पेरेंट्स को कैसे गाइड करेंगे अगर एक बच्ची आती है फर्स्ट ईयर की या 9वीं 10वीं की, माँ के पास आती है या बच्चा आता है कि आई एम इन लव, या कि ये दो फैक्टर्स हैं, दो इश्यूज हैं, या कि कहती है मामा हमारे क्लास में बच्चे जो हैं वो गंदी गंदी बातें कर रहे होते हैं, उनको गंदी बातें कहते हैं ऑब्वियसली कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, बुक्स ला रहे हैं, तो वो और कुछ सेक्सुअल रिलेटेड नॉलेज भी बच्ची आपकी जो है बच्चा भी लेकर आ रहा है। तो अब आपने उसको छुपाना भी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी एज है और वो नॉलेज तो ले रहे हैं स्कूल से। जी बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पर कैसे ट्रेन करेंगे? ये 2 तरह के बच्चे आपके पास आते हैं, जो कि एक मोहब्बत में शिकार भी आ रहा है, उसको भी अगर आप कुछ कहेंगे हो सकता है क्योंकि वो समझ रहे हैं हम सही कर रहे हैं, हम गलत तो नहीं है। वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं, अब पता नहीं उनका कितना सीरियस हो चुके हैं, कहाँ तक जा चुके हैं, क्या कुछ कर चुके हैं। तो आप ऐसे पेरेंट्स को इन 2 इश्यूज़ पर कैसे टैकल करेंगे? अब फर्स्ट हम वो वाली इशू ले लेते हैं जब बच्चे आते हैं आपको कहते हैं कि जी मुझे किसी से मोहब्बत हो गई या प्यार हो गया है। मेरे ख्याल से कि ये वो चीज़ है कि जो मेरे ख्याल से हम लोग अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बोल सकते थे। इस एज में तो बोल नहीं सकते थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी बोलते तो शायद एक थप्पड़ पड़ जाता मुँह के थप्पड़ पड़ ऊपर। जाता तो बिल्कुल, अब वो टाइम नहीं रहा। आप थप्पड़ नहीं मार सकते और आपको मारना भी नहीं चाहिए, मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है। सही। अब एक्चुअली जिस हार्मोनल चेंजेस की आपने बात की, एक तो बिल्कुल प्यूबर्टी की एज है जो अब अनफॉर्चुनेटली पहले 13 इयर्स के राउंड आसपास होती थी, अब वो बहुत कम हो गई है। 10-11 साल के बच्चे जो है प्यूबर्टी, जी, जी, जी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होने लगी है और हार्मोनल चेंजेस खाने पीने की वजह से, तो वो बच्चे वैसे ही वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं, अवेयरनेस भी उनको होती है। अब इस तरह के या टीनेजर्स फॉर एग्जांपल कॉलेज गोइंग आपके पास आते हैं और आपसे ये बात करते हैं, तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट चीज़ जो होती है वो है कि आर यू रेडी टू लिसन टू देम? हुँ। क्या आप आपने अपने माइंड को और अपने दिल को इतना बड़ा किया है कि आप अपने बच्चे की बात सुन सकें विदाउट बीइंग जजमेंटल टुवर्ड्स हिम? कि एकदम से अगर बच्चे ने आपको आके बोला कि आई एम इन लव या मुझे कोई पसंद है और आप शुरू हो जाएं कि किस किस्म की तुमने बात शुरू कर दी और ये क्यों हो गया और ऐसे नहीं होता, ये गलत एज है, और आप उसको वो सारी बातें जो आप बहुत अच्छे तरीके से वैसे भी समझा सकते हैं, अगर आपने रिस्पॉन्ड करने के बजाय रिएक्ट किया, तो वो बच्चा आपसे आगे भी जाके कभी भी कोई बात शेयर नहीं करेगा और वो बिल्कुल, वही काम करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देगा वो काम, वो वही बिल्कुल। करेगा लेकिन आपको बताएगा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे वो है कि आप नॉन जजमेंटल तरीके से अपने बच्चे की बात से लेट देम से व्हाटएवर दे वांट, आप उनसे पूरी बात सुनें, उनको समझने की कोशिश करें ताकि उनको लगे कि हाँ वो घर पे आके अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं इस बारे में। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये है। आप जब नॉन जजमेंटल तरीके से देखेंगे, सोचेंगे, तो आप जब सुन लेंगे बच्चे की बात को और एक बच्चा अपने दिल की बात बता देता है, दैट इज़ द टाइम टू कम्युनिकेट। वो आपको समझाना, आप
आपको अपने बच्चों को प्रायोरिटी समझाना, आपने अपने बच्चों को फ्रेंडली तरीके से, मे बी अपनी एग्जाम्पल देके, मे बी अपनी बच्चे की खाला की या किसी की एग्जाम्पल देके कि उनके साथ भी ये हुआ था, बट पीपल फॉल इन लव, पीपल गेट आउट ऑफ लव, ये एज आप लोगों की ऐसी है, आप लोग की प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। ठीक है, अगर लव है तो है, लेकिन ये कि देयर आर बाउंड्रीज इन एवरी रिलेशनशिप, बट दिस इज़ टू अर्ली। अगर आपने अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, आपने प्रोफेशनली अपने आप को कुछ करना है, आपने अपने अपने लिए एक रिकग्निशन बनानी है, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, अपने आप को इस जगह पे लाके खड़ा करने के, मतलब अब तो ऑब्वियसली एजुकेशन, अब अनफॉर्चुनेटली लोग रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो कहते हैं जी डॉक्टर बहू ढूंढ लेते हैं, इस जी तरह जी। की मतलब अब तो वो वाला ज़माना आ गया, और बेशक वो डॉक्टर बहू को बाद में घर पे बिठा देंगे और आगे नहीं पढ़ने देंगे, लेकिन चाहिए हमें, गोल रोटी बनवाएंगे। गोल रोटी बनवाएंगे, लेकिन ये कि चाहिए हमें डॉक्टर ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को समझाना, और फिर उनको ये नहीं कहना कि खबरदार जो तुमने आज के बाद इस तरह की हरकत की, नहीं, जस्ट लेट देम, लेकिन यू हैव टू बी वेरी अवेयर, आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसको सटल तरीके से, प्यार मोहब्बत से उसको ये बात बार-बार री-इन्फोर्स करना, उससे उसी चीज़ के बारे में बात करना। अगर वो रो रहा है तो उसको जाके डाँटना नहीं, जाके गले लगा के आप उससे पूछिए क्या हुआ है? इमोशनल अबंडेंस हो जाती है, आप इनअप्रोप्रिएट फीलिंग्स आती है, आपको समझ नहीं होता कि ये डिसरेगुलेशन इमोशनल हो रही है, इसको किस तरह से सँभालें। तो उस वक़्त अगर पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दैट दोज़ चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि वो जी जो भी हो रहा है, ये इन्फैचुएशन है, ये क्रशेज़ हैं, ये विद टाइम दे 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 वेयर ऑफ, और नहीं भी वेयर ऑफ होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जी बाद में जाकर कंपैटिबल होते हैं और शादियाँ भी हो जाती हैं उनकी। हो जाती हैं। बेसिकली ये चीज़ है कि आपका कम्युनिकेशन और आपकी किस तरह से आप उससे बात करें। नॉन जजमेंटल होके, हार्श ना हो के आप बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। सेकंड, आपने जो बात की थी बच्चे जो इनअप्रोप्रिएट चीज़ें देख रहे हैं, वही वाली बात आ गई कि टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का ज़माना है। पोर्नोग्राफ़ी बहुत ज़्यादा एकदम आसान, इवन कार्टून्स वग़ैरह में अगर आप देखें आजकल वो इस तरह के कंटेंट हैं कि वो आप नॉर्मली बच्चों को नहीं दिखाएँगे, इस तरह की चीज़ें आ गई एंड दे आर वेरी मच अवेलेबल ऑन इंटरनेट, और बच्चे एक्सेस कर रहे हैं इस चीज़ को। इसी तरह से मैगज़ीन्स हो गया, टॉकिंग टू टीचर, इवन नॉर्मल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो हम मूवीज़ जनरली आजकल हर किसी के पास प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स घर के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। मूवीज़ आती हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वी डीम इनअप्रोप्रिएट कि जी वो ठीक नहीं है, लेकिन वो उसको बिल्कुल इस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है कि बच्चे के लिए वो चीज़ें बहुत एक्सेप्टेबल हो जाती हैं। उनको लगता है कि इसमें से तो कोई बुराई नहीं है। सो ऐसी चीज़ों को टैकल करने के लिए अगेन वही वाली बात है कि थोड़ी-सी यहाँ पे मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखी हुई कि नहीं। अगर आपने इसको खुला एक्सेस दिया हुआ है, लैपटॉप है, आईपैड्स हैं, आप मॉनिटर नहीं कर रहे हैं उनकी टाइमिंग्स, आप ये नहीं देख रहे हैं, और आप इस चीज़ को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इन सब चीज़ों की वज़ह से क्या उसकी एजुकेशन में, उसकी स्टडी लेवल में, उसके ग्रेड्स में ख़राबी आ रही है, क्या वो एंटी सोशल हो रहा है, क्या वो कमरे में वक़्त ज़्यादा गुज़ार रहे हैं, क्या वो बदतमीज़ी, एग्रेशन के ऊपर आ गया है, तो उसकी अगर आप सब वजह नहीं ढूँढेंगे और उसमें आप बेसिकली वो चीज़ नहीं देखेंगे जिसमें आप खुद बेहतरी कर सकें एज़ अ पेरेंट, तो आई थिंक वी विल फेल इन दिस रिगार्ड। तो फर्स्ट सही, चीज़ जो है वो आपने देखना है कि आप खुद कहाँ गलत जा रहे हैं। अगर सही। आपका बच्चा किसी गलत जगह पे जा रहा है तो आपने कहाँ पर गलती की है, लेट्स स्टार्ट विद दैट, कि हुँ, कहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, कहाँ पे आप नो बोल सकते थे कि जी नहीं, ये चीज़ गलत है तो गलत है। पोर्नोग्राफ़ी नहीं देखनी, नहीं करना, ये काम नहीं करना, या आपकी एज एप्रोप्रिएट नहीं है, आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती। हमारे यहाँ पे अनफॉर्च्युनेटली ओवर ग्रेटिफ़ाई करते हैं बच्चों को, लड़कों को बहुत ज़्यादा कर किया जाता है। जी, जेंडर के बेसिस के ऊपर हुँ, वो हुँ। जो से बात निकालते नहीं हैं, उनको मिल जाती हैं। टाइम से पहले मोबाइल मिल जाता है, टाइम से पहले गाड़ी मिल जाती है, और मतलब उनकी हर बात, अगर उनको रात को 12 बजे तक बाहर रहना है, तो उनको रहने दिया जाता है। ज़्यादा चीज़, हाँ। चीज़ों के ऊपर स्ट्रिक्टनेस नहीं है। ये चीज़ें दिस इज़ नॉट ओके। या तो आप अंडर ग्रेटिफाई करते हैं कि जी आपको बिल्कुल आपका बच्चा नज़र ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। मतलब आपको कोई परवाह ही नहीं है। तो वो भी इज़ नॉट एक एक टर्म होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, हम इसको कहते हैं। उसमें ये है कि जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा था, द फर्स्ट 10 इयर्स एंड इवन लेटर ऑन, आप अगर कोई चीज़ प्रोवाइड कर भी सकते हैं अपने बच्चे के लिए, और अगर वो माँगे, तो आप उसको ये ना कहें कि जी आपने बोला, मुँह से लफ्ज़ निकाला और वो चीज़ हाज़िर है आपके आगे। हुँ, आप उसको समझाएँगे, आप बेशक आप फाइनेंशियली वेल ऑफ भी हों, अगर वो आपसे कोई चीज़ माँगे तो आप उसको फिर आराम से कह सकते हैं कि ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट मंथ दिला दूँगी।
मेरी सैलरी आएगी या ये चीज़ होगी वो होगी, इवन यू नो वट एवर, जस्ट टू टेल देम कि टॉलरेंस क्या चीज़ है। आपके मुंह से बात निकल के उसी वक्त पूरी नहीं होती है, ना होनी चाहिए, और आप किस तरह से उस चीज़ को ऑन करते हैं। तो वो सारी इम्पोर्टेंस जो है वो कम्युनिकेशन से आती है। आपको पेरेंटिंग में फर्स्ट 10 ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टीनेज के अपने क्राइसिस हैं जो अभी इस वक्त हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा हर वो काम जो आप कर रहे हैं उससे सीख रहा है। अगर आप बच्चे को कह रहे हैं कि चीखो मत और आप खुद चिल्ला के उसको बोल रहे हैं, तो वो आपकी बात नहीं सुन रहा कि आपने उसे चीखने से मना किया है, डू नॉट स्क्रीम, बट यू आर स्क्रीमिंग, तो वो सीख रहा है कि बात करनी ही ऐसा है। यू नो, बिल्कुल। या फादर माँ जो मदर के ऊपर चीख रहा है, या मदर फिर वो गुस्सा सर्वेंट्स के ऊपर निकाल रही हैं, यू नो, ये सारी एक चेन है। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर होता है तो बच्चा इस चीज़ से सीखता है। वो आपके खाने हर छोटी चीज़, कि आप किसी से बात किस तरह से कर रहे हैं, आप सो किस तरह से रहे हैं, जाग कैसे रहे हैं, आप किताबें कितनी पढ़ते हैं, आप टीवी कितना यूज़ करते हैं, आप अपने बड़ों से किस तरह से बात करते हैं, आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपके एक्शंस से बच्चा सीख रहा होता है। सही। सो बातों से ज़्यादा मेरे ख्याल से एक्शंस इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ लाइफ में, कि हम पेरेंट्स उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सही। थोड़ा-सा इसको भी टच करना चाहेंगी, जो बच्चों में रिपेटिटिव बिहेवियर्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिस तरह से वो क्या कहते हैं उसको, वो स्पेसिफिक टर्म नहीं आ रहा है, आप शायद बता। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जी, बात जी, कर जी, रहे जी, ओसीडी के बारे में ही पूछना चाह रही थी मैं, कि बहुत हैं? ज़्यादा हाथ हाथ बार-बार वॉश करते चले जा रहे हैं, या बार-बार नमाज़ें पढ़ते चले जा रहे हैं, या जो बाथरूम धोना, बेसन धोना, टैप धोना, या बार-बार शलवारें चेंज करना, या यानी रिपीटेडली कोई चीज़, ऐसा कोई एक्शन है जिसको जी। मुसलसल, वो उसकी क्या वजूहात है? क्या ये बाय बर्थ भी होता है, या एकदम से टीनेज में हो गया, या किसी एज में भी हो सकता है? क्या ये लॉन्ग यानी लाइफ टाइम होता है, या सही भी हो सकता है? इसकी क्या वजूहात होती है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बेसिकली इसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन इज़ विद थॉट्स, आपकी सोच में ऑब्सेशन आ जाती है, एंड कंपल्शन इज़ बेसिकली एक्शंस के साथ। जो आपने बात सारी की, बार-बार हाथ धोना, अ, कुंडियाँ जाके चेक करना कि लॉक हुआ है कि नहीं है, एक फ़ियर होता है उनके साथ। फिर सो बेसिकली जो ऑब्सेशन होता है थॉट्स के साथ, वो अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं आपके दिमाग में, एक अजीब-से फ़ियर्स होते हैं, एक इमेजेस आपके दिमाग में आने लगते हैं, एक सेंसेशंस हो जाती है, जिसकी वजह से आप डिसगस्टेड फ़ील करते हैं, आपको एंग्ज़ायटी होने लगती है, और उस एंग्ज़ायटी और उस डिसगस्ट और उस फ़ियर को यू नो उसको आपको मैनेज करने के लिए और ये चीज़ देखने के लिए कि आई एम इन कंट्रोल, आप फिर कंपल्सिव बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ गंदी है, बार-बार आप धोए जाएँ, जब तक आपको लगे कि जी ये मैंने बिल्कुल साफ़ क्लीन नहीं कर दी, आई एम इन चार्ज, आई एम इन कंट्रोल। सेकंड चीज़ जो आपने बात की कि क्या ये दिस इज़ बेसिकली अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आपने कहा कि क्या ये जेनेटिक हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। जेनेटिक हो सकता है। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके फैमिली के अंदर किसी को ओसीडी हो तो आप भी हों। ये ज़रूरी नहीं है कि कंपल्सिव बिहेवियर हो इंसान में, सिर्फ़ ऑब्सेसिव थॉट्स भी हो सकती हैं। जैसे आपने कहा कि नमाज़ पढ़ें, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जो नमाज़ पढ़ते हैं और फिर सलाम फेर लेते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं कि जी गलत पढ़ ली मैंने। गलत पढ़ उस ली, हाँ। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं मैंने देखा है कि वो मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जो कहते थे कि मैं बचपन में दरख्त के अगर 3 चक्कर ऐसे काट लेता था क्लॉकवाइज़, तो 3 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज़ काटता था, कि हुँ, वो जी वापस मैं ज़ीरो पे आ जाऊँ, वरना वापस वो से। फिर सारा दिन मेरे दिमाग में रहता तो मैं सो नहीं पाता था। सो ये जो चीज़ें हैं, तो ये मतलब इसकी क्या-क्या कॉज़ेज़ हैं, ये ऑब्वियसली जेनेटिक आपके रीज़न्स होते हैं सारी चीज़ें, लेकिन उसके अलावा ये बेसिकली एंग्ज़ायटी की वज़ह से कॉज़ होते हैं। या सही। कोई सडन इवेंट आपकी लाइफ़ में गुज़रा है, कोई कार एक्सीडेंट हो गया, आपकी लाइफ़ में कोई इम्पोर्टेंट इंसान है, कोई पेरेंट है या कोई सिबलिंग है या कोई किसी फ्रेंड है, जिसकी डेथ हो गई, या बहुत सीवियर उनकी बीमारी या कोई चीज़ हो गई जिसकी वजह से आपको आपके अंदर एक फ़ियर बैठ गया। तो उसकी वजह से भी ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। कॉमन होता जा रहा है अगेन, जो आपने बात की है, और ये जो चीज़ है इस चीज़ को बेसिकली एक मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका मतलब कंप्लीटली ये समटाइम्स कंप्लीटली क्योर नहीं भी होता है। कभी-कभी ये रह जाता है। बट अगेन एक चीज़ जो मैं पेरेंट्स को समझाना चाहूँगी कि कभी-कभी हम इसको मिक्स अप कर देते हैं दूसरी चीज़ों के सिम्पटम के साथ। जो एंग्ज़ायटी या पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, या ऑब्वियसली टीनेज में ग्रोइंग एडोलेसेंट इश्यूज़ और ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस वक़्त बच्चे के दिमाग से गुज़र रही होती हैं, जो आपको बता नहीं पा रहा होता। कम वही
कम्युनिकेशन गैप और इस चीज़ की मैंने बात की, उसकी वजह से ओवरलैपिंग सिम्टम्स दूसरी किसी चीज़ के भी हो सकते हैं। वो सोली डिप्रेशन एंजाइटी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव हो। लेकिन वो ऑब्वियसली जब हम किसी को देखते हैं कि जी बार बार हाथ धो रहे हैं, कुंडियाँ लगा रहे हैं, नमाज बार बार पढ़ रहे हैं, या कोई 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 अल्फ़ाबेट या कोई सेंटेंस है जो रिपीट कर रहे हैं जी, बार जी, बार, तो जी। जी वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव में हम वो करते हैं। और उसको बेसिकली डायग्नोज करने का तरीका ये होता है कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट इसको डायग्नोज कर सकते हैं थ्रू सम टेस्ट, क्वेश्चनियर्स होते हैं, उससे आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर में भी आ जाते हैं कि ट्रीटमेंट बेसिकली, देखिए सबसे पहले पेरेंट्स को नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में। जितना आपको नॉलेज होगी कि बेसिकली ये है क्या, व्हाट इज़ ओसीडी, क्यों होता है, किस वजह से होता है। हो सकता है घर में कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जिसकी वजह से वो बच्चे के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ा हो, तो यू हैव टू बी नॉलेजेबल अबाउट द सिम्टम्स दैट योर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू। सेकेंड चीज़ विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ थेरेपी। सीबीटी जो होती है अपनी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसमें एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन बेसिकली हम लोग करते हैं। उसमें थेरेपी है, आप वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक एज एन आउट पेशेंट आप अपने थेरेपिस्ट से करवा सकते हैं। और टॉक थेरेपी होती है, बात करते हैं, वो ऑब्वियसली थेरेपिस्ट का अपना एक तरीका होता है। लेकिन एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स में आप क्या करते हैं कि आप उनको ऐसे मीडियम्स देते हैं जिसमें वो उन चीज़ों से एक्सपोज होते हैं जिससे उनके फियर्स हों। या फॉर एग्जांपल डिस्गस्ट, अगर आप नमाज है, अब एक बच्चा आपने कहा कि नमाज पढ़ रहा है, तो आप उसको बेसिकली पहले तो आप उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे एज अ थेरेपिस्ट, और उसके अंदर फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली बिल्कुल। सपोर्टिव होगी तो वो थेरेपी उतनी ही ज़्यादा जो है वो कामयाब भी होती है। तो अब एग्ज़ाम्पल हम उसी बच्चे की ले लेते हैं कि जी वो नमाज़ बार-बार तोड़ रहे हैं और फिर से स्टार्ट कर रहे हैं कि जी ये मैंने सही पढ़ी है कि नहीं। तो आप उसको उस जगह पे लेकर आएँगे कि वो उस लेवल पे आए कि वो आपकी बात समझें, कि दिस इज़ द ट्रीटमेंट फॉर दैट पर्सन, और इससे उसकी बेहतरी हो सकती है। तो एक्सपोज़र में ये होगा कि वो नमाज़ पढ़े, और रिस्पॉन्स में ये होगा कि वो नमाज़ तोड़े नहीं। वो चाहे गलत भी पढ़ रहा है, वो उसको कंटिन्यू करे, और वो उसको अपने आप को उस अनईज़ीनेस में छोड़ दे कि मैंने वो नमाज़ रिपीट नहीं करनी। ऑब्वियसली ये पहली बारी में नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है थेरेपी में। ये एक तरीके से एक एक्सरसाइज़ है जो आप उनको करा रहे हैं डिफरेंट चीज़ों में। इसी तरह से आप थॉट्स में भी कराते हैं, इस तरह से आप बिहेवियर में भी कराते हैं। तो थेरेपी साथ-साथ होती है। मेडिकेशंस भी होती हैं, लेकिन मेडिकेशंस बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उसके लिए ज़रूरत है तो वो साइकियाट्रिस्ट के अलावा और किसी को रेफ़र ना करनी चाहिए, ना ही ओवर द काउंटर किसी को खरीदनी चाहिए, ना पेरेंट्स को खुद सेल्फ मेडिकेट करनी चाहिए अपने बच्चों को। सही। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर डिटेल रिप्लाई, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। आई होप कि काफ़ी सारे लोगों के जो जवाब होंगे आज उनको मिल गए होंगे। ये एक सवाल है, अगर आप लेना चाहें तो, सो ट्रू पीपीडी इज लीडिंग टू प्रोलॉन्ग डिप्रेशन एंड उसे स्टिल डिस्कस नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को तो माना ही नहीं जाता। हमारे यहाँ पे एजुकेटेड सिवियर होता आप है, वो भी ठीक-ठाक होता हम है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा पोस्टपार्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपको बहुत सीवियर डिप्रेशंस हो सकते हैं, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन इतने हद तक होते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत ज़्यादा हमें पता है कि वो कितना खूबसूरत रिश्ता होता है, कि माएँ चाहती नहीं है कि वो अपने बच्चे को गोद में उठाएँ। दे एक्चुअली फील लाइक किलिंग द चाइल्ड। दे स्टार्ट हेटिंग द चाइल्ड, डेटिंग द चाइल्ड, यस। दे स्टार्ट हेटिंग द स्पाउस, अपने हस्बैंड से नफ़रत करने लगती है, सुसाइड उनको करने लग जाती हैं। बिल्कुल, लड़ाई, झगड़ा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा, रोना, बिल्कुल। हर बहुत वक़्त डिफरेंट रोना, चीज़ें आ हाँ। जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अनफॉर्च्युनेटली सबसे पहला इंसान जो उसको नहीं समझ पाता वो उसके अपने हस्बैंड होते हैं। जी, क्योंकि उनको लगता है कि जी तुमने तो कोई ऐसा तीर नहीं मारे, तो हर तीर नहीं हर मार औरत लिए। को, मेरी माँ ने तो जी 8-10 बच्चे पैदा किए थे, उन्होंने तो कभी हमें नहीं फेंका, आप क्यों इस तरह से कह रही हैं? कोई बिल्कुल, भी औरत जानबूझ के पोस्टपार्टम डिप्रेशन में नहीं पड़ती। किसी बिल्कुल, भी औरत को शौक नहीं है कि वो खूबसूरत पीरियड जब आप व्हेन व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न, फॉर द फर्स्ट टाइम आपके हाथ में आप माँ हैं, मैं माँ हूँ, हमें पता है कि वो फीलिंग क्या होती है जब आपके हाथ में आपकी औलाद को पहली दफ़ा दिया जाता है। एंड देन बिल्कुल, यू आर द केयर टेकर, अल्लाह ताला ने आपको वो चीज़ दी है कि जी आपने उस बच्चे को सँभालना है, एक छोटी-सी जान आपके हाथ में दे दी जाती है जिसके आप रखवाले होते हैं। सो बिल्कुल। उस चीज़ को लेके इस चीज़ को ना समझना कि एक माँ किस तरह से अपने बच्चे से नफ़रत कर सकती है, या एक माँ उस वक़्त से नफ़रत कर सकती है जिसको उसको सबसे ज़्यादा चेरिश करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो हमें चाहिए वो हस्बैंड की है। अगर हस्बैंड सपोर्टिव होगा, अंडरस्टैंड करेगा, तो तब ही जो माएँ होती हैं वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जल्दी निकल पाती हैं।
मिरेकल कहीं पे भी नहीं होता जी कि जी जादू ही कोई होगा, ओवरनाइट होगा, इसमें टाइम लगता है, इसमें टॉलरेंस चाहिए। हस्बैंड बिल्कुल की कहाँ पे हमें ज़रूरत है कि जी सबसे पहले तो वो बच्चे की टेक केयर करने में अपनी वाइफ़ की हेल्प करे। अपनी बिल्कुल फैमिली को समझाने में, अपनी मदर को, फादर को। मैं यहाँ पे मतलब मैं कहूँगी भी कि जी ये अच्छी बात नहीं होती कि जी इन-लॉज़ हैं या इवन अपनी मदर्स जो होती हैं लड़कियों की, वो भी नहीं समझ पाती हैं। वो कहती हैं कि क्या तूने ड्रामा मचा के रखा हुआ है, आके अजीब-अजीब बातें कह के जाते हैं। बिल्कुल लेकिन एक तरीके से मतलब बड़ी हैरानकुन बात है, लेकिन हमारी माएँ बड़ी टफ़ औरतें थीं माशाल्लाह से। मतलब उन्होंने लिटरली इतने सारे-सारे बच्चे साथ-साथ उस वक़्त जब पैम्पर्स नहीं हुआ करते थे, उस वक़्त जब मेड्स नहीं हुआ करती थी, उस वक़्त घर के काम भी करने पड़ते थे, हज़ारों चीज़ें करनी पड़ती थी, लेकिन वो करती थी। बिल्कुल लेकिन ये कि आज के चैलेंजेस उन चैलेंजेस से काफ़ी डिफरेंट है। तो अगर हस्बैंड आपका आपको सपोर्ट करे, फिर अपने घरवालों को समझाएँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन को डिस्कस किया जाए बैठ के, अपनी बीवी के साथ डिस्कस किया जाए और फिर उसके लिए हेल्प ली जाए। बगैर हेल्प के मतलब इसका इसका आप हल नहीं निकाल सकते। आप अगर किसी की सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो, आई हैव सीन सच सपोर्टिव हस्बैंड्स कि लिटरली उनको थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि बिल्कुल जी आप उनको लेकर जाएँ थेरेपी में। लेकिन ये कि थेरेपी इज़ समथिंग जो आपको इस चीज़ से स्लोली ग्रेजुअली निकालती है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका सपोर्ट है, जो घर में मौजूद हो आपके साथ, जो आपकी आपकी हालत को और आपकी हर उस कैफ़ियत को समझे और आपको जज ना करे, आपको लेबल ना करे। ठीक है। ये क्या कह रही हैं, शुक्रिया आपके रिप्लाई का। ये पूछ रही हैं कि हाउ टू कंट्रोल एंगर ऑफ टीनेज चाइल्ड। हाँ जी, ये काफ़ी ये टीनेजर्स के ऊपर तो मतलब मैं कहती हूँ कि अब घंटों बात की जा सकती है। एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं हमारे यहाँ पे। मेरे अब ख्याल से टीनेज मेरे ख्याल से इस पे क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी टीनेज पे डिस्कस किया है, और ये एंगर का क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं एंगर में, इसका आप छोटा सा जवाब नहीं दे सकेंगी। आप भी शायद एग्री करती होंगी इसी बात से। इसके लिए हम अलग से एक सेशन रखेंगे क्योंकि ये डिटेल मांगता है, और इनजस्टिस होगा अगर हम इसको ऐसे टरखा दें इस जवाब को। जी, जी, बिल्कुल। आगे जो है ये कहते हैं, तो इसलिए जिन्होंने सवाल किया है आप समझ सकेंगी इंशाल्लाह ताला। हम अगले प्रोग्राम में जो आप सेशंस रखेंगे उसको हम डिटेल टच करेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे ये एक सवाल है, ये कह रही हैं दिस इज़ अ वेरी बिग इशू, पेरेंट्स गिविंग मोबाइल फ़ोन। ये वही वाली बात कर रही हैं जिससे आप भी एग्री एग्री करती हैं और मैं भी एग्री करती हूँ। अच्छा, ये 2 सवाल बस सिर्फ़ और रह गए हैं, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आज हमने थोड़े-थोड़े जो है उनको डिस्कस कर लिया है, क्योंकि आज हमारा एक इनिशियल जिसे कहते हैं एक स्टार्टिंग आपके साथ जो है एक सेशन है, जो कि इंशाल्लाह ताला प्रोलॉन्ग होगा और आगे भी सेशंस करेंगे। 2 सवाल करूँगी आखिर में, बस आप उसको थोड़ा-थोड़ा सा बस टच कर दीजिएगा, फिर डिटेल में भी हम आगे करेंगे ज़रूर। आजकल बिल्कुल। जो मैरिज काउंसलिंग के बारे में मैं पूछना चाहूँगी। हमारे प्लेटफ़ॉर्म में भी लोग भरे हुए हैं, औरतें जो डिप्रेशन का शिकार हैं, एंग्ज़ायटी का बहुत ज़्यादा सुबह-शाम शिकार हैं वो। तो और बाकी दूसरी चीज़ ये है कि डाइवोर्स रेट इंटरनेशनली इंक्रीज होती चली जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि शादी करना इतना मुश्किल नहीं है जितना शादी को मेंटेन रखना और उसको बरकरार रखना उस रिश्ते को मुश्किल हो गया है। आप क्या समझती हैं तलाक की जो वजह है वो क्या है? कहाँ पर ये मियाँ बीवी जो है एक दूसरे को नहीं, वो कौन सा यानी ग्राफ जो आप बनाती हैं उसको आप क्या किस तरह से लेबल करेंगी कि क्यों हो रही है? क्या सबसे बड़ी वजह क्या है तलाक की? ये बहुत बड़ा वही वही वाली बात है कि ये बहुत बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर। एक तो हमने एक एक जो ट्रेंड देखा था वो ये था कि कोविड के दिनों में ये बहुत ज़्यादा हुआ था। ये कोविड के जो पिछले 2-3 साल गुज़रे हैं इसमें डिवोर्स रेट पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ा है। इंटरनेशनल इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फाइनेंशियल सोशियो इकोनॉमिक रीज़न से। आदमियों की तरफ से जब वो सोशियो इकोनॉमिक जैसे मैंने शुरू में कहा कि मर्द इज़ सपोज्ड टू बी द केयर गिवर, केयर टेकर, प्रोवाइडर फॉर द फैमिली और जब वो एक फ्रस्ट्रेटेड एनवायरनमेंट से आता है, वो अपनी मेहनत के हिसाब से कमा नहीं पाता या उसका ऑफ़िस का जो मतलब ये बहुत वास्ट टॉपिक है कि ऑफ़िस में अगर आपको वो मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिल रही आपके काम के लिए जो आपको मिलनी चाहिए, आप फ्रस्ट्रेशन लेके घर आते हैं। फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, घर में एजुकेशन महँगी हो गई है, हेल्थ महँगा हो गया है, यहाँ तक कि आप ग्रोसरी लेने जाएँ तो हालत बुरी हो जाती है कि जी जो चीज़ पहले आप बड़े आसानी से अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते, आप खुद कट डाउन कर रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन आदमियों में बढ़ गई है क्योंकि वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं एंड औरतें ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी कि अंडरस्टैंड नहीं करती, लेकिन ऑब्वियसली अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो माँगेंगी और बार-बार माँगेंगी। एक तो रीज़न ये फ्रस्ट्रेशन लेवल इसके ऊपर आ गया। सेकंड जी फ्रस्ट्रेशन लेवल जो आ गया वो ये है कि अब
जैसे कि बात की है कि राइट्स, वुमेन राइट्स के ऊपर हम मतलब ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको मैं टच कर लेती हूँ कि वुमेन राइट्स के ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पर वुमेन राइट्स को जो है पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है, उसको नेगेटिवली भी लिया जा सकता है। वुमेन राइट्स अब डिपेंड करते हैं, एज मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आई एम अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, बट द पॉइंट इज कि जब मुझे लगा कि आई शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम माय प्रोफेशन बिकॉज देयर वन पेरेंट हैड टू बी एट होम, तो यू नो आई टुक अ चांस विद माय प्रोफेशन, और मैंने एक स्टॉप किया बच्चों की पेरेंटिंग के लिए या घर के लिए या फैमिली के लिए। लेकिन इसी तरह से अब वो टाइम आ गया कि बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि जी फैमिली में एक डायनामिक्स होती है। अगर इवन दोनों हस्बैंड और वाइफ अगर जॉब करने वाले भी हैं, तो अगेन देयर इज़ अ सिस्टम विच हैज़ टू वर्क। आपने घर पे भी चलाना है, आपकी फैमिली लाइफ भी है जो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। वो बैलेंस नहीं मिल पा रहा लोगों को। लोग अभी तक अपने आप को समझ नहीं पा रहे। ये अवेयरनेस लेकर आना कि जी हर चीज़ का एक टाइम है और एक बैलेंस है, चाहे वो कपल्स का रिलेशनशिप में हो, इज्जत में हो, रिस्पेक्ट में हो, ड्यूटीज़ में हो, वो आपने निभाना है और आपने बैलेंस करना है। Equity in relationships, equity you know between males and females, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले, उसको अच्छे से निभाए, जिसकी जो राइट्स हैं वो उसको मिले, चाहे वो विमेंस हैं या मेन हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत एक वास्ट टॉपिक, इंशाल्लाह आई थिंक फिर किसी टाइम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़्यादातर रीज़न फ्रस्ट्रेशन है, अपने राइट्स के बारे में बात करना है। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारी फैमिली में या हमारी पेरेंटिंग में बोले। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम को बहुत प्रेफर किया जाता था, उसमें भी इश्यूज आ रहे हैं कि जी शादी करके दे वांट अ सेपरेट हाउस, दे सेपरेट वांट हाउस। यू नो। तो ये है, इंटरकल्चरल मैरिजेस बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं। पहले एक कल्चर में होती थी तो कल्चर अंडरस्टैंड किया जाता था, अब इंटरकल्चरल मैरिजेस होती हैं तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लड़की अगर किसी और कल्चर से आ जाए या आप किसी बिल्कुल डिफरेंट फैमिली में चले जाएं, तो दे विल नॉट एक्सेप्ट यू द वे यू आर, they would want you to change, right? And you would not be ready to change क्योंकि आपको लगेगा कि I am right। तो वो एक पावर स्ट्रगल है जो कपल्स में भी यहाँ आ गई, फैमिलीज में भी आ गई है। यहाँ मैं आपसे एग्री करूंगी और ऐड भी करना चाहूंगी इसमें एक पॉइंट तो यही कि जो आपने कहा है कि दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से, कल्चर से आ रहे होते हैं और वो एक ग्राउंड में नहीं आना चाहते। कोई बदलना तो क्या, यानी कुछ कॉम्प्रोमाइजेज ऑब्वियसली कुछ परसेंट हर एक को, दोनों को स्पाउसेस में से किसी एक ग्राउंड पे आना पड़ता है। यानी 1% बल्कि 50-50 नहीं, औरत को तो 70-75% कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जैसे हमारा एशियन माशरा है, और उसमें 25% मर्द को भी करना पड़ता है जब कोई रिलेशनशिप्स चलती हैं। मगर होता क्या है कि नहीं, चेंज कोई नहीं चेंज होना चाहता है, ये चाहता है कि दूसरा मेरी बात माने और मेरे ग्राउंड्स के ऊपर आ जाए। एक बहुत बड़ी वजह ये है तलाक की, कॉम्प्रोमाइज नहीं। जी, कॉम्प्रोमाइज नहीं है जी, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक जब औरत काम करती है, मैं खुद भी औरत हूँ, थोड़ी सी एक डोमिनेशन आ जाती है रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि जब वो अपना शेयर देने लग जाती है तो वो होता है ना, जब दोनों आपस में अगर शेयर कर रहे होते हैं पैसों में भी या घर के एक्सपेंसेस में भी, तो वो एक डोमिनेटिंग सी नेचर औरत के अंदर आ भी जाती है, जिसकी वजह से, और अगर आदमी काम नहीं कर रहा है, औरत ही घर चला रही होती है या मेजर एक्सपेंसेस वो पूरे कर रही होती है, तो उससे भी रिलेशनशिप्स आजकल, क्योंकि हर औरत बाहर निकली हुई है, हर एक ऑनलाइन काम कर रहा है। मासियां तक ने अपने चैनल्स टिकटॉक्स पे जो हैं और हर जगह पे जो है, या अगर मैं बिल्कुल ही आपसे जिसे कहते हैं स्ट्रेट अवे बात करूं, ऑब्वियसली ये हमारी माशरे की बातें हैं। अब तो फेसबुक पे आप लतीफे पढ़ते हैं कि बाजी मैंने बताया नहीं था, स्टेटस लगाया था कि मैं काम पर नहीं आऊंगी। अब तो वो जमाना चल रहा है जनाब। तो अब ये भी है कि भाई हर एक क्योंकि काम कर रहा है, और औरतें जब कमा रही हैं और जब वो देखती है कि हमारा स्पाउस जो साथ रह रहा है वो कुछ भी नहीं कर रहा, या अगर बिल्कुल भी नहीं कमा रहा, तो वो कहते हैं कि यार इससे जब मुझे ही करना है सारा कुछ, घर मुझे ही चलाना है, तो इस रिलेशनशिप को मैंने लेकर क्यों चलना है। और अगर आदमी अब्यूजिव भी है तो ये बहुत सारी वजह है, जरी बात है, वो उस रिलेशनशिप से 2 सेकंड नहीं लगाती, पढ़ी लिखी औरत होती है, कमा रही होती है, वो कहती है जब कुछ कर भी नहीं रहा और दूसरा से अब्यूजिव भी है, बेहतर है जस्ट लिव योर ओन लाइफ, खत्म है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो है तलाक की। आखिर में मेरे ख्याल से अभी हम सेशन हमारा काफी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, और काफी प्रोलॉन्ग सा सेशन आज ही हो गया, और हमने बहुत सारी चीजों को अल्हम्दुलिल्लाह छोटा छोटा करके भी बिल्कुल टच कर लिया है। तो मेरे ख्याल से शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स वगैरह के बारे में हम इसको आइंदा सेशन के लिए करते हैं, और ये टीनेज वाले जो इश्यूज भी जो उन्होंने ऊपर एंगर कंट्रोल की बात की है, उसको भी इंशाल्लाह ताला अपकमिंग सेशंस में हम
सेकंड जो हमारा पार्ट होगा आपके साथ इंशाल्लाह ताला, उसमें हम कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत बहुत शुक्रिया आपके अपने नॉलेज हमारे साथ शेयर करने का। आखिर में कोई एक अच्छी सी एडवाइस जो आप देना चाहती हो अपने ऑडियंस को? एडवाइस तो बस मैं इनको यही दूंगी कि ये प्लीज़ ये टैबू इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि जी थेरेपी जो होती है वो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए होती है जो पागल होते हैं या एक्सट्रीम बिहेवियर शो करते हैं। थेरेपी एक लाजमी चीज़ है। मैं एज अ थेरेपिस्ट भी थेरेपी लेती हूँ अपनी। दिस इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल, इसको आपको नॉर्मलाइज करना चाहिए। दूसरा, डिवोर्स की जैसे अभी आप बात करी थी, तो उस पर मैं कहती हूँ कि अगर इंसान कपल्स काउंसलिंग ले, इस चीज़ों को ऑब्वियसली आप किसी थर्ड पर्सन के व्यू से आप देखें तो बहुत ज़्यादा डिवोर्स रेट्स कम हो सकती हैं अंडरस्टैंडिंग पे। और अगर फॉर एग्जांपल सेपरेशन डिवोर्सेस हो भी रहे हैं तो वो ऐसे चैनल के थ्रू, ऐसे मीडियम के थ्रू और इस तरह से हों कि वो बच्चों का इफेक्ट नहीं करें आपके अगर आप सिंगल पेरेंट आप बच्चों को रेस करें तो आप उनके ऊपर वो उस चीज़ का इफेक्ट ना हो, क्योंकि आप डिवोर्स रोक नहीं सकते हैं लेकिन यू कैन स्टॉप मेकिंग इट नास्टी फॉर योर चिल्ड्रन। तो ये सारी चीज़ें, इस चीज़ों के बारे में सोचें, इन चीज़ों के बारे में पढ़ें, अवेयरनेस, क्योंकि आगे जाके आई थिंक द लाइफ एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ बिकॉज़ हर चीज़ बढ़े जा रही है, प्रॉब्लम्स बढ़े जा रही हैं और उसको फेस हम लोगों ने ही करना है। सो आई थिंक नॉलेज इज़ द पावर। अगर हम सब इन चीज़ों को थोड़ा ओपनली सोचें और एक-दूसरे से डिस्कस करें, तो बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया आपकी वैल्यूएबल एडवाइस के लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आगे हम शेड्यूल करेंगे आपके साथ और भी टॉपिक्स के ऊपर। हम टॉपिक वाइज भी इंशाल्लाह ताला छोटे-छोटे सेशंस भी रखने की, पैनल्स रखने की कोशिश करेंगे और आपको दूसरे जो साइकोथेरेपिस्ट वगैरह हैं उनके साथ भी इंशाल्लाह ताला पैनल में आपको शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जो लोग सैयदात ग्लोबल को जानना चाहते हैं और सैयदात ग्लोबल टॉक शो क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पे और स्नैपचैट पे हर जगह लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। आपको अगर लोग फॉलो करना चाहते हैं तो कहाँ फॉलो करें? मैं लिंक्डइन पर भी हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर भी हूँ। आई थिंक आपने शेयर की हुई है मेरी सारी डिटेल्स। उसके अलावा मतलब दे कैन पर्सनली मैसेज मी और मैं फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, फॉर एनी एडवाइस। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम आउट इंशाल्लाह। थैंक्स अगेन, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।